नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के रिजल्ट आ गए। महाराष्ट्र जो चुनाव थे और ये बड़े चर्चित चुनाव थे और युगांतरकारी थे और आगे की राजनीति पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना यह हर कोई जानता है। और इसका जो है खाली भारत में चर्चा नहीं थी, विदेशों में भी लोगों की नजरें लगी हुई थी इन चुनावों पर। इसके परिणाम क्या आते हैं, क्योंकि आज की डेट में मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनकी छवि तभी है जब उनके घर में कुछ हो। अगर उनको संबल मिलता है घर में, तभी जाकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो सम्मान है, मान है और धाक है, उसमें फर्क पड़ता। तो ये एक किस्म से एक चैप्टर जो है उसका जवाब मिल चुका है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी कहा करता था बड़े घमंड से, बड़े अहंकार से, कि हमने मोदी जी का जो सीना 36 इंच का 56 इंच का सीना था, उसको हमने सिकुड़ करके 24 इंच का कर दिया। और भी कई बातें करता था कि साहब वो अयोध्या में, भाइयों अयोध्या मोदी जी हार गए, ये बना काशी हार गए, और ऐसे करके राम टेक, इस ढंग से कई जो है चित्रकूट उन्होंने जो है ये सब चीजें करी कि मतलब हम, और उनको ये लगा कि जो ये सफलता हमारे झूठ बोलने से हुई, ये एक स्थायी सफलता है। लेकिन आज क्या हो गया? आज जो ये कहते हैं कि मोदी जी को हमने जो है झुका दिया, उनके सीना सिकुड़ गया, आज वो झाड़े में छुपे हुए हैं और अभी भी जो है अपने विदेशी आकाओं के मदद से कुछ ना कुछ वो करने में लगे, खुदरूद करने में लगे। तो ये वो बात तो ये अब तक आप सब लोगों को पता चली गया है और ये इसके बहुत ज्यादा विश्लेषण हो गए, हालांकि बहुत कम डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में नहीं हो रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इसको जो है दूसरे रूप में ले रहा है। खैर चलिए, वो तो चलता रहेगा जब तक ये राजनीति भी है, और जो मीडिया है वो राजनीति से परे नहीं है। आप ये देखिए कि जो सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूबर जो है, इसमें बहुत बड़ी संख्या जिनके करोड़ों के फॉलोअर्स हैं, वो 10 जनपद के उस पे है, पेरोल पर है, जो दिन रात झूठ बोलते हैं। अगर आप किसी भी, जो ये रवीश कुमार है या अभिसार शर्मा है या अजित अंजुम है या पुण्य पश्चिम वाजपेयी है या एक वो है शर्मा करके जो है, एक एडिटर शर्मा करके जो है, इनकी आप वीडियो देखें तो आप 4 दिन पुराना वीडियो एक देखें और उसको आज की डेट में अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कितना झूठ परोसते हैं। लेकिन तब भी उनका यह झूठ चल रहा है, क्योंकि लोग जो इनके फॉलोअर है, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं, 1 करोड़ के आसपास है, जो इन सब में कॉमन है, उनके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। अभी मैं कल पुण्य पश्चिम वाजपेयी का वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है, क्योंकि सिंबल जो है उन्होंने चंद्रचूड़ ने, आजकल चंद्रचूड़ जो है रिटायर्ड, वो इनके टारगेट बने हुए हैं कि चंद्रचूड़ ने अगर सिंबल नहीं दिया, अगर सिंबल दिया होता तो स्थिति ये नहीं होती। अरे 6 महीने पहले तो उसी सिंबल पे लड़े जिसका तुम गुणगान कर रहे हो कि साहब रौंद दिया, तो 6 महीने पहले वही था। जो आज जो सिंबल शरद पवार का है और उद्धव ठाकरे का है, वो वही सिंबल है जिसमें आप लोगों ने लैंडस्लाइड जीत प्राप्त करी थी। तो ये क्या है ना, ये उनको पता है कि उनको, जो यूट्यूबर है, ये मीडिया से तो निकाले गए, लेकिन अब इनकी कमाई का एकमात्र जरिया यूट्यूब के जरिए है। तो वो, जो उनको पता है कि जो 1 करोड़ मेरे वो है सब्सक्राइबर है और उसमें से 5, 7, 10 लाख जो लाइक करते हैं या वॉच करते हैं, ये सब मूर्ख हैं। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया में होती ही है, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो ये चीजें मैं ये बता रहा हूं कि क्योंकि ये इन्होंने जो उस समय किया था, जो इन्होंने प्रचार किया था, वो सब ध्वस्त हो गया, इसलिए वो लोग सही विश्लेषण आज भी नहीं कर रहे। खैर, अब मैं आता हूं, जो मेरा आज का टॉपिक है, शरद पवार के बारे में। मैं उस सीक्रेट की बात कर रहा हूं जो सबको पता है, जानते सब है, लेकिन उनके ध्यान में नहीं आ रहा कि शरद पवार के क्या सीक्रेट है। इससे पहले मैं इस वीडियो पर आगे आऊं, इसका विश्लेषण करूं, आप लोगों से मेरा निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।
तो मैं जिक्र कर रहा था कि इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार का क्या रोल है, शरद पवार की क्या उपलब्धि है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि शरद पवार है कौन। ये बेसिकली कांग्रेस के नेता है और इनको चाणक्य माना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में इनको चाणक्य माना जाता है, लेकिन चाणक्य है नहीं, ये ओवररेटेड नेता है। जो ये तिकड़मे करते हैं उसको चाणक्य नीति के रूप में जो है एक वर्ग प्रचारित करता है, और वो वर्ग खासकर वो है जो एंटी बीजेपी है। अगर ये चाणक्य होते, आज तक कभी भी शरद पवार अपने आप में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सके। 1999 में ये सोनिया गांधी से अलग हुए थे। किस विषय पर अलग हुए थे? विदेशी मूल के उस पर। उन्होंने कहा विदेशी मूल का व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, और उस पर इन्होंने बनाई थी अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इनके साथ संगमा और तारिक अनवर भी थे। संगमा तो शायद अब रहे नहीं, लेकिन तारिक अनवर वापस कुछ सालों बाद, अभी 5 साल पहले वापस कांग्रेस में चले गए। तो उस मुद्दे पे इन्होंने अपनी एक नई पार्टी खड़ी करी, और उसके तुरंत बाद कुछ ही महीनों के अंदर जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो इन्होंने फिर उनसे वो बना दिया, गठबंधन कर दिया कांग्रेस से। उसी कांग्रेस से जो 2 महीने पहले जहां से वो सिद्धांतों के आधार पर छोड़ के आए थे, उससे फिर दोबारा गठबंधन कर दिया महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। तो ये इनका जो है चरित्र है। ये वो नहीं है, चाणक्य नीति नहीं है, ये स्वार्थ नीति है, तिकड़म है। तो ये लगभग शरद पवार करीबन आज 84 साल के हैं, तो बताते हैं कि 40 साल की उम्र में राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, मतलब वैसे तो स्टूडेंट लाइफ से आ गए थे, लेकिन जो विधायक और ये सब चीजें 40 साल की उम्र में आ गए थे। यानी इनको हो गया करीबन 40-50 साल ये राजनीति में है, और उपलब्धियां रही है। जब तक कांग्रेस में रहे हैं तो ये जो है 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने गुरु की पार्टी को तोड़ करके, ये एक बार कांग्रेस से अलग हो गए थे जब कांग्रेस उर्स, वो देवराज उर्स थे ना कर्नाटक के, और कांग्रेस आई में विभाजन हुआ तो उर्स के साथ चले गए थे, और इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना दी थी, मतलब कांग्रेस से हट करके। और जब चुनाव हुए तो फिर इन्होंने जो जनता पार्टी थी उसके साथ मिलकर के सरकार बनाई। जब इन्होंने अपने गुरु की पार्टी तोड़ी, उनके वसंत दादा पाटिल, तो इन्होंने उसके पार्टी विभाजन किया, अपना एक गुट अलग लिया और मिलकर के सरकार, विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बनाई। बाद में फिर वो शामिल हुए राजीव गांधी के टाइम पर। राजीव गांधी तब तक शायद इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन इनको अब मैं जो आगे बात बता रहा हूं कि क्यों लाया गया, इससे पहले मैं बताऊं कि वो क्यों लाया गया, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि जो इनका महागठबंधन है एनडीए का, वो क्या बात करता है कि महाराष्ट्र में किसानों की दुर्दशा, वहां का जो है आत्महत्या करते हैं या किसानों को कम मूल्य मिलता है, जो इनके मुख्य मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं, यूपीए राज में सबसे लंबे समय तक ये कृषि मंत्री रहे केंद्र में, मतलब 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उसके अलावा कृषि मंत्री भी रहे। और शरद पवार एकमात्र ऐसे नेता है देश के जो हमेशा या तो सत्ता में रहे, या सत्ता इनकी मुट्ठी में रहे, या विपक्ष में रहते भी ये सत्ता के नजदीक रहे। उसके बावजूद महाराष्ट्र के जो किसानों का वो था, जो भी वो आत्महत्या करते हैं, उसका इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, सिर्फ इनके पास नारे थे। दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो है मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो वर्षों से चला आ रहा है। और ये शरद पवार मराठा नेता है, और ये शरद पवार ये वो करते रहते हैं, इस आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आग जलाए रखते हैं। लेकिन इतने साल, इतने लंबे वर्ष तक सत्ता में रहने के बावजूद इन्होंने कभी मराठा आरक्षण नहीं दिलवाया। जबकि पिछली बार अगर देवेंद्र फडणवीस के टाइम पे कम से कम इतना तो हुआ था कि उन्होंने पास किया था, हाई कोर्ट ने पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी या निरस्त कर दिया। तो ये शख्स है जो इतने बड़े मराठा नेता है, भाई उनको मराठा ही कहते हैं, मराठों के नेता। हालांकि वो वेस्टर्न महाराष्ट्र के नेता है, कुछ 4-5 जिलों के हैं, और कभी इनकी शक्ति उससे आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मैं कह रहा हूं सत्ता में ये हमेशा रहे।
तब भी वो ये दो काम नहीं कर सके जिसका ये भुनाते हैं कि किसानों का जो है आत्महत्या का मामला और मराठा आरक्षण का मामला। तो ये एक तिकड़म है, कोई चाणक्य नीति नहीं है। अगर आप चाणक्य नीति मानना चाहे तो अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ तिकड़म की राजनीति है। अब मैं आता हूं कि ये एक बार निकलने के बाद क्यों कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने अब इनको अपने साथ लिया, अपनी पार्टी में लिया। तब वो दौर था जब शिवसेना वहां पर मुंबई में मौजूद हो रही थी और उसका विस्तार हो रहा था। मतलब महाराष्ट्र में फैलने लगे तब बीजेपी और अन्य पार्टियां नहीं थी, छोटी मोटी पार्टियां थी, उनको ये खत्म कर दे गए, जैसे रिपब्लिकन पार्टी या जो भी थे। और उस दौर में वहां पर मुंबई में वो भी था, बड़ा आंदोलन था, यूनियन आंदोलन, क्योंकि एक जमाने में क्या आज भी है, इंडस्ट्रियल सिटी है। तो ये कम्युनिस्टों का एक ही काम होता है कि भाई लगाओ, आग लगा लो सरकार मतलब सरकार को चलने मत दो, काम को होने मत दो, देश की प्रगति को बाढ़ में डाले। तो खैर, तो उसमें जो है कांग्रेस ने इस शर्त पर इनको लाया कि आपको जो है शिवसेना की बढ़त रोकनी है, और वो जानते थे कि ये आदमी इतना तिकड़मी है कि इस उसमें सफल हो जाएगा। जैसे उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने पंजाब में अकालियों को खत्म करने के लिए भिंडरे वालों को उन्होंने उठाया। हालांकि बाद में उसी वजह से इंदिरा गांधी की जान चली गई। तो ऐसे ही जो है शिवसेना को खत्म करने के लिए शरद पवार को पार्टी में दोबारा लाया गया। अब आप सोचिए कि 86 की बात हो गई है, तो 14 साल हो गए, 24 साल हो गए, 38 साल से 4 दशक। तो ये जब भी ऐसा मौका देखते थे, इन्होंने कभी भी शिवसेना को खत्म करने के प्रयासों पर कभी रोक नहीं लगाई। जो बाला साहब ठाकरे थे, बाला साहब ठाकरे इनके मित्र थे, लेकिन वो कहते थे कि पॉलिटिकली जो है मैं इसके साथ नहीं हो सकता हूं, क्योंकि वो जानते थे, वो इस बात को जानते थे कि यह आदमी जो है कभी भी शिवसेना को जिंदा नहीं रहने देगा। और क्या था कि जब ये इन्होंने अलग 99 में जब अलग ये हो गए थे और एक एनसीपी बनाई थी, एक क्षेत्रीय पार्टी हो गई थी, तो महाराष्ट्र में दो क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकती, कहीं भी नहीं कर सकती, कहीं भी नहीं कर सकती। दो क्षेत्रीय पार्टी का मतलब यह है कि जो क्षेत्रीयता के जो वो है भावनाएं जो लोगों के अंदर होती है, वो दो जगह बन गई तो कमजोर हो जाएगा। तो यही वजह थी इनको लाने की। और इन्होंने कई बार तो खैर यहां से तोड़े वहां से तोड़े, ये तो उनका वो रहा कि जो तिकड़े में जो करते थे, यहां से तोड़े वहां से तोड़े। तो जब 2014 में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े थे, सॉरी, और शिवसेना में तो तब तक शायद ठाकरे का उद्धव ठाकरे का वर्चस्व हो गया था। अगर बाला साहब थे तो शायद, या तो नहीं थे, थे भी तो शायद 2013 में उनका वो हुआ था, जहां तक मेरा ख्याल है, देहावसा स्वर्गवास हो गया था। तो इनके उद्धव के मन में तब भी वो थी, व्यक्त उन्होंने भले ही नहीं किया हो, मुख्यमंत्री बनने की चाहत थी। तो उस समय कोई इन दोनों के बीच कोई सौदा होता, या उद्धव ठाकरे अपनी जो उनकी वो है ब्लैकमेलिंग की जो नीति थी उसमें सफल होते, उससे पहले शरद पवार ने समर्थन दे दिया, बीजेपी को बाहर से समर्थन। तो उद्धव ठाकरे की सारी प्लानिंग उस समय फेल हो गई। फिर 5 साल बाद ये मौका आया जब इन्होंने मिलकर लड़ा, लेकिन उद्धव का जो है फिर कुलाचे बनने लगे, उनकी जो है, जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनका स्वप्न था मुख्यमंत्री बनने का, और उन्होंने अपना ये तोड़ दिया, अलायंस तोड़ दिया, जिसके साथ मिलकर वो लड़े थे। जो जनता के साथ जो उन्होंने धोखा कर दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था कि जनता क्या, वो तो ये सोचते थे कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, मैं जो चाहूं, मतलब शिवसेना का मतलब यह पारंपरिक रूप से कि पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद उन्होंने अपना भी बेटा जो है, माने बाला साहब का पौत्र आदित्य ठाकरे को भी तैयार कर दिया था। एनीवेज, तो क्या था कि अब जब वो वहां पर इनकी बात नहीं बनी, तब सबसे बड़ी चाल चली शरद पवार ने। उन्होंने इनको अलायंस से तुड़वा दिया, सोनिया गांधी को तैयार करवाया। शायद वो लोग, कांग्रेस इतनी जल्दी समर्थन नहीं दे सकती थी, क्योंकि आइडियोलॉजी बिल्कुल भिन्न थी, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ होकर के किसी तरह समझा करके कि अगर आप लगातार आप केंद्र में भी बाहर है, यहां से भी बाहर हो जाएंगे, तो आपको कहीं से भी रिवाइवल का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र अपने में आर्थिक राजधानी है, तो बहुत कुछ इस बात का फर्क पड़ता है।
तो उसका एक बड़ी लंबी प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी कि इनका जो मूल आइडियोलॉजी है, भाई देखिए सारी पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी होती है, कोई पार्टी चलती तो आइडियोलॉजी से चलती है। कम्युनिस्टों की अपनी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, वो खत्म हो गए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी आज के डेट में, आज के ग्लोबल उसमें जो है, आज के जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें आउटडेटेड हो गए, तो कम्युनिस्ट खत्म हो गए। केरल को आप सीपीआई, आप कम्युनिस्ट सरकार ना समझे, केरल की सरकार जो है वो जो विजयन की सरकार है, ये पिनायर विजयन की जो है, जो सीएम उनकी सरकार है, और वर्ल्ड में कहीं भी अब नहीं है। अगर आप चीन को भी मानते, चीन नहीं, चीन से थोड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो इन्होंने सत्ता, ठीक है, सिर्फ एक उद्देश्य नहीं था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, उद्देश्य यह था कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना को हमेशा के लिए समाप्त करना। जो आदमी अपनी आइडियोलॉजी से किनारे हो गया, वो चाहे कितना भी बोले, लेकिन जो सच्चाई थी वो पहली झलक 2024 के लोकसभा के चुनाव में पता लग गया था, जून में, और अब सामने आकर के आ गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो एक सीक्रेट है, जो इनकी जीत है, 48 साल 40 साल बाद करीबन करीबन जो है, शरद पवार अपने उस मिशन में सफल हो गए। हालांकि इसके साथ वो डूब गए, और इसमें एक किरदार और है, संजय राउत। इन दोनों को डुबाने में संजय राउत का बड़ा हाथ है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को तो डुबा दिया, लेकिन खुद भी डूब गए, और उसमें जो है उसका काम किया, मंत्र का काम किया संजय राउत ने। अगर संजय राउत नहीं होते तो शायद उद्धव ठाकरे ऐसा स्टेप नहीं लेते, हाराकारी का, आत्महत्या का स्टेप नहीं लेते। तो इसमें जो है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, संजय राउत का। तो ये जो सीक्रेट है, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये तो जब इन्होंने विलय किया था तो इसी वजह से विलय किया था, ये शिवसेना को खत्म कर देंगे। और आज इतने सालों बाद जो है, और मतलब हालांकि उनकी अपनी पार्टी टूट गई, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, कल के दिन अगर दोनों घटकों में विलय हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनका तो, शरद पवार का एक ही उद्देश्य है, अपनी बेटी को स्थापित करना। जो सुप्रिया सुले जो सांसद हैं, तो उनको स्थापित करना। अगर वो अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं तो सुप्रिया सुले आराम से जो है केंद्र में मंत्री बन जाएगी। आप इंतजार करते रहिएगा, ये सब चीजें सामने आ जाएगी। एक तो प्रफुल्ल पटेल बनेंगे, जिनको उनको एमओएस दे रहे थे पिछली बार, तो उन्होंने एमओएस लेने से इनकार कर दिया। वाजिब भी है, जो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो उसके लिए एमओएस लेना जो है शर्मनाक है। तो ये चीजें जो है, जो मैं कह रहा हूं, बाकी शरद पवार की उम्र अब सक्रिय राजनीति की तो नहीं रही है, और जो वो चाहते थे, उन्होंने पहले भी बीच में 1-1.5 साल पहले प्रयास किया था इस्तीफा दे करके कि नए नेतृत्व को सामने लाया जाए, लेकिन वो नए नेतृत्व का जो चाहते थे कि सुप्रिया सुले बने, वो नहीं हो पाया, और उसमें झगड़ा हो गया। और उस दिन से ही अजित पवार की नाराजगी की वहीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि संगठन का काम तो अजित पवार ही देखते थे। और आज भी साबित हो गया, चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया। ठीक है, उसमें मोदी जी की भी लहर थी, और सब बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं का वो था, सहयोग था। उन्होंने पूरे वोट जो है अजित पवार को दिए। हालांकि अजित पवार के जो परंपरागत वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन इनके वोट ट्रांसफर हो गए, शिंदे के और बीजेपी के वोट। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल के दिन जो है कम से कम आगे 5 साल का जो कार्यकाल है उससे पहले पहले शरद पवार की एनसीपी, मूल एनसीपी में, अब तो मूल यही कहेंगे ना, जिसको सिंबल मिला हुआ, जिसको जनता का आदेश है, उसमें शामिल हो जाए। तो आप देखिए कि अभी 3-4 दिन अभी संसद का सत्र शुरू हो गया, इस बीच बहुत कुछ घटनाक्रम आएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, और उसमें जो है कई चीजों की संभावनाएं हैं। कई पार्टियां समर्थन देंगी जो इसमें इंडियन अलायंस में है, वो कौन कौन है वो सामने दिखाई देगा। तो जैसे शिवसेना के 9 के 9 तो आएंगे ही आएंगे, 9 नहीं आएंगे तो 7 तो आएंगे आएंगे। तो ये अभी यहां रीअलाइनमेंट होगा महाराष्ट्र में, और आप एनसीपी को तो पक्का मान के चलेंगे ये दोनों ग्रुप एक हो जाएंगे। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करेगा, और अपना कमेंट भी करेगा, अपनी राय जरूर व्यक्त करेगा यूट्यूब में जाकर के।